नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिश्रा, जीजीआईसी कलाल खेरिया आगरा से एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ कक्षा 9 की विज्ञान की कक्षा में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का भाग 2। भाग 1 में आप लोगों ने पढ़ लिया है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसके बाद आपने गुरुत्वाकर्षण बल के महत्व को भी अच्छे से समझा। फिर पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के बारे में पढ़ा था, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान के बारे में पढ़ा और ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे बदलता है ये जाना था। आज भाग 2 में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले द्रव्यमान और भार में अंतर, फिर प्रणोद और दाब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर हम लोग जानेंगे उत्प्लावन बल क्या होता है और आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में, और अंत में हम लोग घनत्व और आपेक्षिक घनत्व के बारे में जानेंगे। हम लोग शुरू करते हैं भाग 2, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्रव्यमान और भार में अंतर। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को हम वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान वस्तु के जड़त्व की माप होता है, यानी द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम होता है। द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर सदैव समान रहेगा और यह कभी शून्य नहीं हो सकता। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, यानी इसमें दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। इसको हम लोग भौतिक तुला यानी कि फिजिकल बैलेंस से नापते हैं। अब भार किस तरह से द्रव्यमान से अलग है ये हम लोग जानते हैं। जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे हम वस्तु का भार कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल में रखा गया है तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच रही है, यानी पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण उसमें एक गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा, जिससे हम लोग उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को निकाल सकते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम से हमने सीखा था F बराबर ma। तो जब यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण g हो जाएगा तो उस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल हो जाएगा m इंटू जी, यानी कि वस्तु के भार को हम लोग लिख सकते हैं W बराबर m इंटू जी। अब भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एसआई मात्रक तो न्यूटन है, पर और अन्य मात्रक भार को ज्यादातर लोग नॉर्मली किलोग्राम भार में निकाल लेते हैं। जैसे कि कोई वस्तु का द्रव्यमान अगर 20 किलो है, द्रव्यमान यदि 20 किलो है, उसका भार कितना होगा? 20 किलोग्राम भार। किलोग्राम भार को हम न्यूटन में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं 1 किलोग्राम भार में कितने न्यूटन होते हैं। अगर हमें 1 किलोग्राम भार में न्यूटन निकालना है, यानी कि m की जगह हमें रख देना है 1, यानी कि 1 इंटू जी। इसको हम लोग कहेंगे ये है 1 किलोग्राम भार। जैसे ही अब हम लोग g का मान रखेंगे, यानी कि 9.8 रखेंगे, तो ये जो हमारा भार है ये न्यूटन में आ जाएगा, यानी कि 1 किलोग्राम भार 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। तो अगर हमें दिया गया है 20 किलोग्राम भार, तो वो किसके बराबर होगा? 20 गुणा 9.8। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इतने न्यूटन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो भार का एज सच एसआई मात्रक न्यूटन ही होता है, क्योंकि भार भी एक प्रकार का बल है। वस्तु का भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं जी का मान पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। जैसे हमने पढ़ा ध्रुवों पे ये अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, केंद्र पर शून्य होता है। तो जैसे जैसे जी बदलेगा वैसे वैसे वस्तु का भार भी बदलेगा, क्योंकि वस्तु का भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण जी। तो इसलिए द्रव्यमान हर जगह समान रहता है, ध्यान रखें, लेकिन वस्तु का जो भार है वो भिन्न भिन्न होगा। भार सदिश राशि है। भार क्योंकि एक प्रकार का बल है तो उसमें दिशा भी होनी चाहिए, तो यह सदिश राशि है। इसको हम लोग कमानीदार तुला यानी कि स्प्रिंग बैलेंस से नापते हैं।
तो ये है द्रव्यमान और भार में अंतर। चलिए फिर हम लोग कैलकुलेट करते हैं वस्तु का चंद्रमा पर भार कितना होगा। माना वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल m है, चंद्रमा के द्रव्यमान को हम कैपिटल M सबस्क्रिप्ट के साथ दिखा रहे हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान me है मान लिया, चंद्रमा की त्रिज्या माना rm है, पृथ्वी की त्रिज्या माना re है। तो वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वही होगा जिस बल से चंद्रमा उस वस्तु को अपनी ओर खींच रहा होगा, यानी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल जो चंद्रमा द्वारा लगाया गया है। तो भार बराबर, यहाँ हम वही न्यूटन का सार्वत्रिक नियम लगा के देख रहे हैं भार कितना होगा। Wm बराबर G m इंटू स्मॉल m अपॉन rm स्क्वायर। इसी तरह से पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना होगा उसको हम We से दिखा रहे हैं, न्यूटन के नियम को लगा के देखते हैं। तो G यहाँ पे पृथ्वी का द्रव्यमान लिखा इंटू वस्तु का द्रव्यमान बटे re स्क्वायर। अब हम निकालने जा रहे हैं चंद्रमा पर भार और पृथ्वी पर भार का अनुपात कितना होगा, यानी कि इस समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम भाग देने जा रहे हैं, हम अनुपात निकालने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 का जैसे ही हम ये लिखेंगे, हमें भाग देना है, भाग देने में क्या होता है चीजें पलट जाती, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, re स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और ये जो ऊपर वाली अंश वाली चीजें हैं वो नीचे आ जाएंगी। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो आप पाते हैं जी कैंसिल, स्मॉल m कैंसिल और आपको मिलता है चंद्रमा का द्रव्यमान बटे, हम यहाँ पे ये पहले पृथ्वी का द्रव्यमान लिख ले रहे हैं, गुणे पृथ्वी की त्रिज्या का वर्ग बटे चंद्रमा की त्रिज्या का वर्ग। अब ये सब मान हमें पता है, ये सारी चीजें हमें अगर पता है इनको हम यहाँ पे रखते हैं, यानी चंद्रमा के द्रव्यमान को रखिए, ठीक है, पृथ्वी के द्रव्यमान को रखिए, फिर पृथ्वी के त्रिज्या का स्क्वायर करना है और उसके बाद चंद्रमा की त्रिज्या का स्क्वायर किया जाए। ये सारे मान हमने यहां से बस इसमें रख दिए हैं। तो जब इसको सॉल्व किया गया तो ये पाया गया ये अप्रोक्सीमेटली 1/6 के बराबर आया, ये 1/6 के बराबर आया, यानी कि हमें ये मिल गया कि Wm क्या था, चंद्रमा पर भार, चंद्रमा पर भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर हो गया, ये We जब ऊपर जाएगा या ऐसे हम लिख सकते हैं उस तरफ जाएगा तो गुणा में आ गया, यानी कि पृथ्वी पर वस्तु का भार। यानी कि चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी पर वस्तु के भार का 1/6 गुना होता है। अब क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान तो वही है, वस्तु का द्रव्यमान तो बदला नहीं, तो हम ये कह सकते हैं अगर भार 1/6 हो गया, इसका मतलब है चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। प्रणोद, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। प्रणोद को इस तरह से समझिए, माना एक लकड़ी का गुटका दिया गया है जो कि किसी मेज पर रखा है, तो लकड़ी के गुटके का जो भार है वो उसके केंद्र से मेज के बिल्कुल लंबवत नीचे की ओर ही लग रहा होगा, यानी वस्तु का जो भार है, गुटके का जो भार है वो सतह के लंबवत लग रहा होगा। तो यहाँ पर लकड़ी के गुटके का जो भार है वो कहलाएगा प्रणोद। तो प्रणोद कुछ नहीं है, बल है, किंतु वो बल जो किसी सतह के लंबवत लग रहा हो उसको हम लोग प्रणोद कहते हैं। इसीलिए प्रणोद का मात्रक भी वही है जो बल का मात्रक है, यानी न्यूटन।
दाब, प्रेशर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एकांक क्षेत्रफल पर कितना प्रणोद लग रहा है, इसको अगर हम निकाल पाए तो उसे हम कहते हैं दाब यानी प्रेशर। और दाब निकालने का सूत्र रहेगा दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल, यानी प्रणोद को क्षेत्रफल से भाग दे दिया जाए। तो दाब का मात्रक निकल के आता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वैज्ञानिक थे ब्लेस पास्कल, उनके सम्मान में दाब का एसआई मात्रक एक और रख दिया गया, उसको हम लोग कहते हैं पास्कल। पास्कल को पी से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम है, इसीलिए पहला अक्षर पी कैपिटल और ए स्मॉल। अब अगर इस सूत्र को हम लोग देखें तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि दाब प्रणोद यानी कि लंबवत बल के समानुपाती हुआ और सतह के क्षेत्रफल के विरुद्ध क्रमानुपाती हुआ। यानी कि जितना बल बढ़ता जाएगा उतना ही किसी सतह पर दाब बढ़ता जाएगा। और दूसरा, अगर हम सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो उस वस्तु पर लगने वाला दाब कम हो जाएगा। यदि समान बल लग रहा है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब कम हो जाएगा और सतह का क्षेत्रफल कम होने पर दाब बढ़ जाएगा। तो दाब और सतह के क्षेत्रफल में व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो इसका हम लोग अपने दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग देखते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम लोग ने देखा है कि जितने भी बड़े बड़े ऊंचे भवन बनाए जाते हैं तो उनकी जो नींव होती है वो चौड़ी रखी जाती है। नींव चौड़ी रखने से सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जो भवन का भार है यानी जो प्रणोद है वो अब ज्यादा क्षेत्रफल पर लग रहा होता है। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने से नींव पर लगने वाला जो दाब है वो कम हो जाता है। इसीलिए ऊंचे भवनों की नींव चौड़ी रखी जाती है। इसी तरह से चाकू की जो धार है वो बहुत पतली रखी जाती है। क्यों? क्योंकि धार पतली कर देने से उसका क्षेत्रफल बहुत कम हो जाता है। तो समान बल लगाएं अगर हम किसी धार वाले चाकू पर और किसी ब्लंट चाकू पर लगाएं तो ब्लंट चाकू से काटने में दिक्कत होती है क्योंकि उससे दाब कम उत्पन्न होगा। और किसी धार वाले चाकू पे उतने ही बल से जब हम लोग काटने का प्रयास करेंगे तो दाब अधिक हो जाएगा क्योंकि चाकू की सतह का क्षेत्रफल कम हो गया है, इसलिए वो आसानी से काट देगा। इसी तरह से हम लोग देखते हैं अगर हम किसी पतली पट्टी वाले बैग को टांगते हैं तो हमें ज्यादा दर्द होता है, हमें ज्यादा परेशानी होती है, जबकि चौड़ी पट्टी वाले बैग को टांगना आसान होता है। क्यों? क्योंकि चौड़ी पट्टी से जो सतह का क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, यानी वस्तु का भार अब ज्यादा एरिया में लगने लगता है, ज्यादा क्षेत्रफल पे लगता है। तो इसलिए लगने वाला दाब कम हो जाता है, प्रेशर कम लगता है, इसलिए परेशानी भी कम होती है। और पतली पट्टी होने पर दाब की मात्रा अधिक रहती है। तो ये हुआ ठोस में लगने वाले दाब की बात। तरल पदार्थों में भी दाब होता है। अब तरल पदार्थ किसे कहते हैं? द्रव और गैसें ये तरल कहलाती हैं क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है। ठोस में दाब उनके भार के कारण होता है। इसी तरह से तरल पदार्थों में भी भार होता है और ये जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार और दीवारों पर ये दाब लगाते हैं। उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल को समझने के लिए हम लोग एक क्रियाविधि करते हैं। एक पानी की बोतल ले लीजिए, उसका ढक्कन बंद कर दीजिए। बोतल में कुछ द्रव्यमान है, कुछ उसका भार होगा। उस बोतल को पानी से भरी बाल्टी में आप डाल दीजिए। तो पहले आप देखेंगे कि वो पानी के ऊपर तैर रही है। फिर आप उसको अपने हाथ से पानी के अंदर और डुबाने की और अंदर करने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत बल लगाना पड़ता है, थोड़ा अंदर घुसाने के लिए थोड़ा बल, और अंदर घुसाना है तो आपको और बल लगाना पड़ता है। ऐसा लगता है कि नीचे से कोई ऊपर की ओर बल लग रहा है, यानी कि पानी जो है उस पर ऊपर की ओर कोई बल लगा रहा है।
और जैसे ही आप हाथ हटाते हैं तो बोतल एकदम से उछलकर ऊपर को आ जाती है। तो जब भी किसी वस्तु को किसी तरल पदार्थ में डुबोया जाता है तो उस तरल पदार्थ द्वारा उस वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को हम लोग उत्प्लावन बल कहते हैं, बॉयंट फोर्स कहते हैं। अब हर वस्तु में द्रव्यमान है और इस पृथ्वी पर द्रव्यमान है तो उसका भार भी होगा, यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु को उसके भार के कारण नीचे की ओर खींच रही है और उत्प्लावन बल उसे ऊपर की ओर धकेल रहा है। तो कब वस्तु तैरेगी या कब वस्तु डूबेगी इस बात पर निर्भर करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी वस्तु के भार और उत्प्लावन बल में कैसा संबंध आ रहा है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा और उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, यानी ऊपर की ओर लगने वाला बल यदि ज्यादा हुआ और नीचे की ओर लगने वाला बल कम हुआ तो वस्तु तैरेगी, उस तरल पदार्थ में वस्तु तैरेगी। यदि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हुआ और उत्प्लावन बल कम हुआ तो वस्तु डूब जाएगी, जल में या किसी भी तरल पदार्थ में डूब जाएगी। और यदि गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल जस्ट एक बराबर हुए तो वस्तु सतह को छूते हुए जस्ट मतलब तरल पदार्थ के अंदर डूबी हुई तैरेगी। तो ये हुआ कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल में अंतर होगा तो हमें ऐसा देखने को मिलेगा। अब आप एक काम करिए, उसी पानी की बोतल में अब पूरा पानी भर दीजिए और उसे बोतल के ढक्कन को बंद करके पकड़ के देखिए। आपको बोतल बहुत भारी लगती है। अब उस बोतल को आप धीरे धीरे पानी में डाल दिए। जैसे ही आप थोड़ा हिस्सा अंदर डालते हैं आपको लगता है बोतल का भार कुछ कम हो गया, और अंदर डालिए और अंदर डालिए। जैसे जैसे अंदर डालते जाते हैं आपको लगता है बोतल का भार धीरे 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 कम हो रहा है। तो मेन चीज ये है कि उत्प्लावन बल के कारण वस्तु के भार में कमी आ जाती है। उत्प्लावन बल के परिमाण को जानने के लिए ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने एक सिद्धांत दिया जो कि आज आर्किमिडीज के सिद्धांत के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, यानी उत्प्लावन बल, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यानी कि उनके अनुसार वस्तु पर कितना उत्प्लावन बल लग रहा है उसको अगर हमें निकालना है तो ये हमेशा किसके बराबर होगा? पहला, वस्तु के भार में जो कमी आई है, यानी वस्तु जो हवा में भार था उसका और तरल में डुबाने पर जो उसका भार है, इन दोनों में जो अंतर है, हवा में उसका भार ज्यादा होगा और द्रव के अंदर उसका भार कम हो जाएगा क्योंकि उत्प्लावन बल लग रहा होगा। तो इन दोनों का जो अंतर है, यानी वस्तु के भार में जो कमी आई है उसके बराबर होता है, या अगर हम किसी तरह वस्तु द्वारा हटाए गए तरल का भार निकाल लें तो उत्प्लावन बल उसके बराबर भी होता है। इसको एक्सपेरिमेंटली ऐसे हम लोग देख सकते हैं। हम एक इस तरह का फ्लास्क लेते हैं जिसमें एक ऐसी नली लगी हुई है और हम इस फ्लास्क में उतना ही द्रव भरते हैं कि द्रव का जो स्तर है बिल्कुल नली तक हो, ठीक है, यानी कि पानी बस नली के मुंह तक ही हो, पानी गिर ना रहा हो। उसके बाद हम एक कोई वस्तु या पत्थर ले लेते हैं जिसका हम जो है जिस पर लगने वाले उत्प्लावन बल को हम नापेंगे। तो सबसे पहले हम स्प्रिंग बैलेंस से यानी कमानीदार तुला से इसका हवा में भार ले लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वस्तु को इस द्रव में डुबो देंगे, पूरी तरह से डुबो देते हैं। तो जैसे ही हम वस्तु को पानी में डुबोएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं वस्तु अपने आयतन के बराबर ही पानी को विस्थापित करेगी, तो कुछ पानी ऊपर चढ़ जाएगा। जितना पानी ऊपर चढ़ा वो उसका आयतन इसी के बराबर होगा जितना वस्तु का आयतन है। वो पानी हम एक दूसरे बर्तन में इकट्ठा करते चले जाएंगे। इसके बाद हम लोग
किसी तुला से या किसी उससे हम इसका भार मेजर कर लें, तो हम पाएंगे कि वस्तु के भार में जो कमी आई है, यानी कि इसके हवा में भार और द्रव में भार को अगर हम घटाएंगे तो ये एग्जैक्टली इसी के बराबर होगा जितना ये द्रव का भार आएगा। तो इस तरह से आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था, इसको हम प्रयोग द्वारा इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग। सबसे पहले यह जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में उपयोगी होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग कर कर ही जलयान या जहाजों और पनडुब्बियों का आकार इस तरीके का रखा जाता है जिससे उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जलयान और जल में रखे गए सामान से अधिक हो जाए, यानी कि उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल की जो मात्रा है वो उसके गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो जाए। इस तरह से जहाज या पनडुब्बी डूबती नहीं है बल्कि वो तैर लेती है आसानी से। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का सबसे प्रमुख उपयोग ये है। दूसरा, दूध की शुद्धता नापने के लिए दुग्धमापी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, और द्रवों के घनत्व नापने के लिए हाइड्रोमीटर बनाने में भी इसी सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। घनत्व, किसी वस्तु का घनत्व यानी डेंसिटी उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व निकालने का सूत्र रहता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इस तरीके से अगर हम इसका मात्रक निकालें तो ऐसा ही मात्रक निकल के आता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, और अगर सीजीएस में मात्रक देखेंगे तो हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब भिन्न भिन्न वस्तुओं का घनत्व भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम लोग देखते हैं शहद का घनत्व जल की अपेक्षा अधिक होता है। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उत्प्लावन बल जो होता है, यानी वस्तु पर द्रव में डुबोने पर उस पर ऊपर लगने वाला बल, वो द्रव के घनत्व पर भी निर्भर करता है। कैसे करता है? यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक हो, वस्तु का घनत्व ज्यादा हो, तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम हो तो वस्तु तैरेगी, यानी कि उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल ज्यादा होगा, क्योंकि द्रव का घनत्व ज्यादा है तो उस पर लगने वाला उत्प्लावन बल ज्यादा होगा। और यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बिल्कुल बराबर हो तो वस्तु द्रव की सतह को बिल्कुल छूते हुए ही तैरेगी, द्रव में डूबी हुई सतह को छूते हुए तैरेगी। तो इस तरह हम देखते हैं उत्प्लावन बल द्रव के घनत्व पर किस प्रकार निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपेक्षिक घनत्व। किसी भी पदार्थ के घनत्व की तुलना ज्यादातर हम लोग जल के घनत्व से करते हैं, क्योंकि जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सीजीएस में 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो क्योंकि वो इकाई 1 होती है तो उससे तुलना करना आसान होता है। तो इसीलिए आपेक्षिक घनत्व की क्या परिभाषा है? किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व एवं 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व का अनुपात होता है। यानी आपेक्षिक घनत्व का सूत्र हो गया आपेक्षिक घनत्व बराबर पदार्थ का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व याद रखें सीजीएस में 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, या एसआई यूनिट में 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व 2 समान राशियों का अनुपात है, इसीलिए आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, लेकिन आपेक्षिक घनत्व का कोई भी मात्रक नहीं होता है। आशा करती हूँ इस अध्याय में समझाए गए तथ्य आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इन कॉन्सेप्ट्स पर मैं आपको एक गृह कार्य दे रही हूँ। प्रश्न नंबर 1, 50 ग्राम के किसी पदार्थ का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि पानी का घनत्व
1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है तो पदार्थ डूबेगा या तैरेगा, ये बताइए। तो इसमें मैं हिंट दे रही हूँ कि पहले आप पदार्थ का घनत्व निकाल लीजिएगा, फिर आप तुलना कीजिएगा। प्रश्न नंबर 2, एक व्यक्ति ए अपने मित्र के निर्देश पर उत्तरी ध्रुव पर कुछ ग्राम सोना खरीदता है। वह उस सोने को विषुवत वृत्त पर अपने मित्र को देता है। क्या उसका मित्र खरीदे हुए सोने के भार से संतुष्ट होगा और क्यों? प्रश्न नंबर 3, एक गुब्बारा उंगली से दबाने पर नहीं फूटता, लेकिन आलपिन लगाने से फूट जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो आशा करती हूँ आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर अपने आप देने में सक्षम होंगे। धन्यवाद।